Good evening students. Today we are going to read our chapter second for class 7th of history. इस चैप्टर में हम जैसे कि पढ़ रहे थे चोला एम्पायर के बारे में और चोला एम्पायर में सभा कैसे बनती है इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे। इरिगेशन मेथड्स के बारे में पढ़ा था और एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर किस प्रकार चलती थी। लेकिन अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि इंस्क्रिप्शंस किस तरह से दी जाती थी और उन इंस्क्रिप्शंस में क्या क्या लिखा हुआ होता था उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि सभा जैसे बनती थी, सभा के मेंबर कैसे इलेक्ट होते थे, उनके बारे में भी डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तरा मयूर एंड चिंगलापुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। जो उत्तरा मयूर और चिंगलापुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में पाया है, उसके जो इंस्क्रिप्शन मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलता है कि सभा के मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाता था। प्रोवाइड डिटेल्स टू ऑफ द वे इन विच सभा वॉज ऑर्गेनाइज। सभा कैसे ऑर्गेनाइज होती थी। सभा हैड सेपरेट कमेटी टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क, गार्डन वर्क एंड टेम्पल वर्क्स। हर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सभा के मेंबर्स डिसाइड किए जाते थे, नियुक्त किए जाते थे। उनके नाम एक स्लिप पर लिखकर, स्लिप यानी एक पाम लीफ पर लिखकर उसको एक अर्दनबॉर्न पॉट में यानी मिट्टी के बर्तन में डाल दिया जाता था, जिसमें से एक छोटा बच्चा यंग बॉय वॉज आस्क्ड टू टेक आउट द टिकट वन बाय वन फॉर ईच कमेटी। हर कमेटी के लिए वो एक पर्ची निकालता था और जिसका नाम लिखा होता था वो उस कमेटी के लिए मेंबर चुना जाता था। जैसे गार्डन्स के लिए अलग था, टेम्पल्स के लिए अलग था, इरिगेशन वर्क के लिए अलग था। तो ऐसे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग पर्सन्स चुने जाते थे। और इन इंस्क्रिप्शंस में ये भी लिखा गया बताया है, इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट। इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट से हमें क्या पता चलता है। हु कुड बी अ मेंबर ऑफ सभा, द उत्तरा मयूर इंस्क्रिप्शंस लेज डाउन। किस तरह से बताया गया है कि इंस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंगली एक मेंबर को में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए थी जो कि सभा का मेंबर बन सकता है। ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर ऑफ सभा शुड बी ऑनर्स ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज़ कलेक्टेड। और जो भी कोई सभा का मेंबर बनना चाहता था वो इन इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली टैक्स पे करता था, रेवेन्यू देता था। दे शुड हैव देयर ओन होम्स। उनके अपने घर होने चाहिए होते थे। दे शुड बिटवीन 35 टू 70 ईयर्स ऑफ एज। उनकी आयु 35 से 70 वर्ष की होनी चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास। उनको वेदास के बारे में नॉलेज होनी चाहिए थी। दे शुड वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट। उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के बारे में पता होना चाहिए था और वो ऑनेस्ट होने चाहिए थे। इफ़ एनी हैज़ बीन मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 years ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ एनी अदर कमेटी। यानी 3 साल में एक बार किसी व्यक्ति की टर्न आती थी किसी सभा का मेंबर बनने के लिए। एनी वन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट बी कंटेस्ट ऑफ द इलेक्शन। और अगर किसी व्यक्ति ने किसी चीज़ के लिए अपना रेंट नहीं दिया, रेवेन्यू नहीं दिया, टैक्स नहीं पे किया, वो व्यक्ति उसके रिश्तेदारों में से कोई भी सभा का मेंबर नहीं बन सकता था। लैंड, टाइप ऑफ लैंड्स। अब टाइप ऑफ लैंड्स इस चीज़ के बारे में, जैसे ब्रह्मदेव के बारे में मैंने बताया था कि हर चीज़ के लिए किसी व्यक्ति को एक भूमि दान में दी जाती थी, तो अलग अलग टाइप की भूमि से ज़मीनें लोगों को दान में दी जाती थी, तो उनका अलग अलग नाम होता था। लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोवाइड्स। ये हमें किससे पता चलता है कि हमें पता चलता है जो इंस्क्रिप्शन चोला वंश में के टाइम पर लिखी हुई थी, तो हमें पता चलता है कि लैंड्स किस किस हिसाब से किन किन लोगों को दी जाती थी। जो नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स होते थे उनको जो लैंड प्रोवाइड की जाती थी उसे वेलन वेगाई नाम दिया जाता था उस जगह को। और जैसे ब्रह्मदेव उन लोगों को दी जाती थी जो ब्राह्मण होते थे और मंदिरों की देखभाल करते थे, उनको उस भूमि के अकॉर्डिंगली सारा जो भी खर्चा वगैरह था उस भूमि के आधार पर ही उनका चलता था। लैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल्स, इसे शाला भोगा बोला जाता था, जो कि मेंटेन किया जाता था
बच्चों के स्कूल की पढ़ाई के लिए। आगे है देवदाना और त्रिनामुत्तिकानी। ये जगह का नाम इसलिए दिया जाता था, देवादाना यानी जो लैंड गिफ्ट की जाती थी टेम्पल्स को, मंदिरों को दान में दी जाती थी, उसे देवदाना नाम दिया जाता था। आगे है पालीचंचादम। पालीचंचादम ज़मीन उनसे रिलेटेड होती थी जो जैन इंस्टीट्यूशन को दान में दी जाती थी। और इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कौन कौन सी भूमि किस किस को दी जाती थी और उनको अलग अलग नाम दिया जाता था, जिस हिसाब से वो अपना कार्यभार चलाते थे, सारा काम करते थे, सारा खर्चा चलाते थे। अब ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। और इस चैप्टर में ये बताया गया है कि चोला वंश एक समृद्ध वंश बना, जिसने भारत से लेकर काफ़ी दूर तक अपने राज्य को स्थापित किया। और इसमें आपको मोहम्मद गौरी और गजनी के बारे में भी बताया गया है कि किस तरह से वो मंदिरों को लूटने के लिए हमारे देश में आते थे, क्योंकि हमारा देश बहुत समृद्ध था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और कल मैं आपको इसके नोट्स सेंड करूँगी। थैंक यू फॉर टुडे।